नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में मैं हर्षद जानी स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करें उससे पहले हमारी परंपरागत शैली में 1 मिनट के लिए सुविचार और प्रार्थना देख लेते हैं। सुविचार देखिएगा कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। इसी सुंदर से विश्वविचार के साथ 1 मिनट प्रार्थना भी कर लेते हैं। प्रार्थना के बाद लेसन 8वां आप लोगों का चालू है। आर्थिक सुधार लेसन का नाम है। आर्थिक सुधार के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण जो 3 बातें थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उन मुद्दों पर हम लोगों ने देख लिया था। वैश्वीकरण के अंतर्गत हम लोग जो पेज नंबर 89 पर देखने गए थे, और 89 पर पेज नंबर पर आप लोगों को एक टॉपिक दिया है जिसका नाम है प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के प्रकार। तो प्रत्यक्ष शब्द की ज़रूरत नहीं है। विदेशी पूंजी निवेश के प्रकार। विदेशी पूंजी निवेश के 2 प्रकार है, एक विदेशी संस्थाकीय पूंजी निवेश और दूसरा प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश। अब इन दोनों के बारे में बारी बारी से हम लोग बात करने का प्रयत्न करेंगे। पहला, इसके 2 प्रकार है विदेशी पूंजी निवेश का। उसके बाद वो कब अपनाया गया, किताब में देखो वहाँ पर दिया कि जब विदेशी व्यक्ति या संस्था देश के अर्थतंत्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन या विक्रय के क्षेत्र में सीधा पूंजी निवेश जब ये आएगा तब इसके बारे में बात करेंगे। मैं पहला मुद्दा आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, विदेशी संस्थाकीय पूंजी निवेश। तो उसका पहला मुद्दा होगा आप लोगों की परिभाषा। तो परिभाषा आप लोगों के सामने है कि विदेशी संस्था की पूंजी निवेश अर्थात क्या, कि जब विदेशी निवेशकर्ता विदेश का कोई भी कंपनी का मालिक वस्तु या सेवा के उत्पादन में फैक्ट्री या तो धंधे की स्थापना करने के बदले देश के मुद्रा बाजार में या पूंजी बाजार में शेयर या बॉन्ड खरीद कर निवेश करे तो उसको विदेशी संस्थाकीय पूंजी निवेश कहते हैं। पुनः एक बार परिभाषा को देखिएगा कि जब विदेशी निवेशकर्ता किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में, फैक्ट्री में या तो धंधे की स्थापना करने के बदले में भारत की किसी संस्था अर्थात मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार या शेयर या बॉन्ड खरीद कर यदि निवेश करे तो उसे विदेशी संस्थाकीय पूंजी निवेश कहते हैं। अर्थात मेरी परिभाषा में आप लोग लिखो कि जब विदेश का कोई भी कंपनी या तो उद्योगपति या तो निवेश करता भारत की किसी संस्था या व्यापार में अपना पैसा लगावे तो उसको विदेशी संस्थाकीय पूंजी निवेश कहते हैं। नंबर 2, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII के नाम से जाना जाता है। तीसरा मुद्दा कि आप लोगों के किताब में दिया है कि भाई विदेशी संस्था के पूंजी निवेश का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। पहला परिभाषा, दूसरा अंग्रेजी नाम,
तीसरा, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। और चौथा, इसकी मर्यादा भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई मात्रा में ही ऐसे लोग निवेश कर सकते हैं। मतलब भारत सरकार ने नक्की किया है कि आप 30% निवेश कर सकते हैं, तो ये अपनी मर्जी से 35% निवेश नहीं कर सकते, ये उसकी मर्यादा है। अर्थात पहला परिभाषा, दूसरा अंग्रेजी में इसको FII अथवा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। इसकी मर्यादा, इसकी विशेषता है कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। चौथा मुद्दा, इसकी मर्यादा ये है कि भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित निवेश की मात्रा है उसमें ये निवेश कर सकते हैं। और चौथा या पांचवा, कहाँ कहाँ पर इन लोगों को निवेश करने की छूट मिली, तो कि विदेशी बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड इत्यादि के द्वारा ये विदेशी पूंजी निवेश होता है। विदेशी कंपनी जितनी तेज़ी से शेयर बाजार में मुद्रा लगाती है उतनी तेज़ी से वापस भी खींच सकती है, जिसकी वजह से देश के अर्थतंत्र को जोखिम का ये उसकी हानि है कि ये लोग अपनी मर्जी से पैसा लगाते हैं और अपनी मर्जी से पैसा वापस ले लेते हैं, इसलिए देश के अर्थतंत्र को जोखिम का सामना भी करना पड़ सकता है। 5 से 6 मुद्दे विदेशी संस्था के पूंजी निवेश में आप लोगों के बनेंगे। जो मुद्दे बनेंगे वो आप लोगों की स्क्रीन कर मैंने बनाकर रखे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। परिभाषा है, अंग्रेजी में नाम है, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, मर्यादा इसकी ये है कि सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया होता है उतनी मात्रा में निवेश कर सकता है। चौथा, कौन कौन, तो कि विदेशी बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह वगैरह। और एक मुद्दा जो आप लोगों को लिखना है, इसकी हानि, कि भाई ये लोग अपनी मर्जी से जब चाहे तब पैसा वापस खींच सकते हैं, जिसकी वजह से देश के अर्थतंत्र को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा जो प्रकार है प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश, तो परिभाषा किताब में दी नहीं है पर मैं लिखवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जब कोई भी विदेशी कंपनी या निवेशकर्ता, लिख लीजिएगा, जब कोई भी विदेशी कंपनी या निवेशकर्ता संपूर्ण 100% विदेशी कंपनी को भारत में स्थापित करे, अर्थात भारत में आकर अपनी कंपनी का निर्माण करे, तो उसको प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कहते हैं। अर्थात यदि भारत की किसी संस्था में 10% 15% निवेश करते हैं तो विदेशी संस्था की पूंजी निवेश है, और यदि भारत की संस्था में 100% डायरेक्ट भारत में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं तो उसको प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कहा जाता है। वैश्वीकरण के बाद भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादन तथा विक्रय के क्षेत्रों में सीधा निवेश किया जाता है, उसे प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कहा जाता है। दूसरा मुद्दा, कहाँ कहाँ पर निवेश किया, तो कि कंपनियां, फैक्ट्री, उद्योग धंधे वगैरह की स्थापना कर सकती है। और इसकी विशेषता कि ये कंपनी या तो प्रत्यक्ष विदेशी कंपनी या तो विदेशी पूंजी निवेश का संचालन वो कंपनी खुद करती है और उसके ऊपर उसका नियंत्रण भी चलता है। 3-4 मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर में से 3 ही मुद्दे परिभाषा है, कहाँ कहाँ पर निवेश कर सकते हैं, और इसकी विशेषता अर्थात इसका संचालन और उसका नियंत्रण वो कंपनी के पास ही रहता है। अब प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के स्वरूप कौन कौन से हैं, तो जो भारत के अंतर्गत विदेशी व्यक्तियों या तो मुद्रिक संस्थाओं द्वारा जो निवेश किया जाता है उनका स्वरूप 5 भागों में बटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। मतलब ये लोग प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कैसे कैसे कर सकते हैं। एक, वे संस्था के निवेश के स्वरूप में होते हैं, अर्थात वो सीधा पूंजी निवेश के स्वरूप में होने से ज़्यादा स्थिर निवेश गिना जाता है। क्यों? कोई भी कंपनी अपनी फैक्ट्री डालती है तो उसको चलाना, उनका संचालन, ये सब खुद के ऊपर निर्भर होता है, तो ये निवेश को स्थिर निवेश माना जाता है। नंबर 2, कहाँ कहाँ, तो कि यंत्र, कच्चा माल, संपत्ति के स्वरूप में हो सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कोई कच्चे माल के अंतर्गत, कोई यंत्रों के अंतर्गत, कोई संपत्ति में निवेश किया जाता है। वे देश में नई टेक्नोलॉजी के रूप में आता है। अब जैसे मानो कि जापान वाले भारत में कोई प्रकार की कंपनी स्थापित करते हैं तो जापान की टेक्नोलॉजी का लाभ भारत को भी प्राप्त हो सकता है। चौथा,
वे सीधा पूंजी निवेश के स्वरूप में होता है, मतलब इसमें बीच में कोई आड़त या दलाल या कोई भागीदारी किसी कंपनी की होती नहीं है। और पांचवा, वे कार्य संस्कृति उत्पन्न करते, क्योंकि विदेशी कल्चर भारत में भी देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं तो भारत में ये जो मेट्रो ट्रेन आ रही है वो शायद इसी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का उदाहरण माना जा सकता है। आगे का जो मुद्दा है, भारत की विदेश व्यापार की नीति, कि भारत ने कौन कौन सी प्रकार की विदेश व्यापार की नीति को अपनाया। तो भारत की विदेश व्यापार की नीति में कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने रही। चुनौतियां मतलब एक प्रकार का अवरोध। तो अवरोध जो आप लोगों के सामने, पहला अवरोध कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के समक्ष गृह उद्योगों को रक्षण देने के लिए आयातों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। मतलब भारत सरकार संपूर्ण विदेशी नीति नहीं अपना सकती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा अगर भारत को करनी है तो भारत के गृह उद्योगों को रक्षण देना पड़ेगा, और रक्षण देने के लिए आयात निर्यात पर नियंत्रण आवश्यक बन जाता है। नंबर 2, गृह उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने तथा आयात प्रतिस्थापन हेतु टेक्नोलॉजी, यंत्र और संसाधनों के आयात का प्रमाण भी हमें क्या करना पड़ता है, निश्चित करना पड़ता है। ये भारत की मजबूरी है कि भाई गृह उद्योगों का विकास करना है तो भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में उनको थोड़ा नियंत्रण भी रखना पड़ेगा कि भाई भारत की अगर विदेशी टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो भारत की टेक्नोलॉजी कौन खरीदेगा, इसलिए नियंत्रण आवश्यक है। तीसरा, विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं की आयातों पर, मतलब अगर मानो कि भारत में जो विदेशी मुद्रा आई है वो मुद्रा को भारत में बरकरार रखना है तो उनको कुछ एक वस्तुओं की आयातों पर नियंत्रण करना जरूरी है। अर्थात एक, गृह उद्योगों को बचाने के लिए उनको आरक्षण देने के लिए आयात निर्यात पर नियंत्रण आवश्यक है। दूसरा, देश की टेक्नोलॉजी और देश के गृह उद्योगों के लिए विदेशी आयात निर्यात का प्रमाण नक्की करना पड़ेगा। और तीसरा, विदेशी मुद्रा देश में बनी रहे उसके लिए भी उसको आयात निर्यात पर अंकुश करना आवश्यक है। नंबर 4, कि आवश्यक आयातों के भुगतान हेतु जरूरी विदेशी मुद्रा की कमाई हेतु निर्यात को, मतलब अगर मानो कि विदेशी मुद्रा और अधिक कमानी है तो निर्यात को भी प्रोत्साहन दे। मतलब भारत सरकार ने विदेशी नीति के अंतर्गत आयातों पर नियंत्रण रखा और निर्यातों को अधिक छूटछाट देने का प्रयत्न किया। नंबर 5, भारतीय वस्तु की गुणवत्ता की दृष्टि से अंतर व्यापार में नहीं टिक सकती, इसलिए विदेश नीति के प्रश्न का हल निकालना भी एक प्रकार, मतलब भारत की वस्तु क्यों विदेश की टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाती, उसके लिए उसका भी हल निकालना ये भारत के लिए एक प्रकार की चुनौती मानी जाती है। विदेश व्यापार नीति बनाने में रोजगार का व्यापक आधार, समान छोटे गृह उद्योगों के उत्पादन और विकास को भी प्रोत्साहन देना पड़ता है। अर्थात विदेश व्यापार को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और देश के उद्योगों का भी विकास करना पड़ेगा। 7वां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता उत्पन्न होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो भी समस्या है या आंतरिक व्यापार की समस्या की तुलना में अलग होती है, और इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार को विदेश व्यापार की नीति को नक्की करना पड़ता है। इन शॉर्ट, कदाचित आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि भारत सरकार को विदेशी नीति नक्की करने के लिए किस प्रकार की नीति को अपनाना चाहिए और वो अपनाने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो ये 7 मुद्दे आपको उसके अंतर्गत लिखने रहेंगे। उसके बाद का जो मुद्दा है भारत की विदेश व्यापार की नीति के अलग अलग चरण, उसके बारे में देखने का प्रयत्न करेगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं अरशद जानी, मेरा संपर्क नंबर 9822581539 पर आप फ़ोन करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।